आइए सभी बच्चों, आपके लिए मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ दोबारा से। शिक्षा शास्त्रीय या शैक्षणिक विश्लेषण, उसका अर्थ, महत्व और उसके सोपान, उसके चरण हम करने वाले हैं। पेडागोजिकल एनालिसिस, मीनिंग में बता देता हूँ आपको क्या आएगा। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे विभिन्न तरीकों द्वारा कक्षा में छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। शिक्षक के लिए सबसे अनिवार्य कार्य यह होता है कि वह किस तरह अपने छात्रों तक ज्ञान को पहुंचाने के लिए अलग अलग अवस्थाओं से गुजरता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों के कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रक्रिया में वह कुछ शब्दों का प्रयोग करता है। कौन से शब्द हैं? पैडागोग, पैडागोगी और पैडागोजिकल। शिक्षण प्रक्रिया के अंदर वह इन शब्दों का प्रयोग करता है। इस तकनीक के माध्यम से अध्यापक पुस्तकीय जो हम किताबी ज्ञान होता है वो अधिगम, नियम और तकनीकी ज्ञान के सिद्धांतों पर ज़्यादा जोर देता है। पहले काल में भी, प्राचीन काल में भी अध्यापक को बोलते थे पेंडेटिक कहा जाता था। वास्तव में अगर देखा जाए तो शिक्षा का एक महत्वपूर्ण भाग है और यह अध्यापक का कर्तव्य है कि वह अपने ज्ञान को हमेशा बढ़ाता रहे। अध्यापक का हमेशा ये होता है कि वह अपने ज्ञान को हमेशा बढ़ाता रहे। एक अच्छा अध्यापक कभी भी अपने ज्ञान में कमी नहीं होने देता। इसलिए प्रत्येक अध्यापक यह का कर्तव्य है कि वह सदा नए रिसर्च करता रहे, खोज करता रहे, जिससे वह अपने शिक्षण को प्रभावशाली बना सके। शिक्षण प्रक्रिया में उसके बाद एक शब्द हम प्रयोग करते हैं, एनालिसिस। एक शब्द का प्रयोग करते हैं, एनालिसिस। अब एनालिसिस क्या होता है? एनालिसिस के लिए यानी विषय सामग्री को अलग अलग भागों में बांटकर छात्रों तक पहुंचाना। एनालिसिस के अंदर जो सब्जेक्ट मैटर है उसको भागों में बांटना, ठीक है, भागों में बांट दिया जाता है। अब शिक्षा शास्त्र क्या है, इसका अर्थ हम एक बार कर लेते हैं। मीनिंग ये तो है कि हम शिक्षण प्रक्रिया के अंदर इन तीन शब्दों का प्रयोग करते हैं, पैडागोग, पैडागोगी और पैडागोजिकल। फिर एनालिसिस में होता है कि जो आपकी विषय सामग्री है उसको हम भागों में बांट देते हैं। पहले प्राचीन काल में टीचर को पेंडेटिक बोलते थे। अब इसका जो अर्थ है, अर्थ में क्या होता है कि पैडागोजिकल और एनालिसिस, पैडागोजिकल और एनालिसिस, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। अब जिसका अर्थ होता है पाठ्य सामग्री को क्रमबद्ध रूप से शिक्षण के द्वारा छात्रों तक पहुंचाना। इसका यानी क्रमबद्ध रूप में शिक्षण सामग्री को छात्रों तक पहुंचाना, ये काम होता है। शैक्षणिक जो प्रक्रिया है हमारी, शैक्षणिक विश्लेषण, इसको बोलते हैं फिर हम शैक्षणिक विश्लेषण। शैक्षणिक विश्लेषण एक अध्यापक के द्वारा इसलिए प्रयोग किया जाता है जहां तक संभव हो सके वह अपने शिक्षण को थोड़े से प्रयास द्वारा अधिक प्रभावशाली बना सके, अच्छे शैक्षणिक परिणाम प्राप्त कर सके, ठीक है। इसलिए हम इसको ना एक डायग्राम के अंदर मैं आपको समझा रहा हूँ, एक डायग्राम बना देते हैं। पैडागोजिकल एनालिसिस, पैडागोजिकल एनालिसिस, पैडागोजिकल एनालिसिस, इसको हम 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे।
पेडागोजी, पेडागोजी, एनालिसिस और कंटेंट। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को बता देता हूँ, शिक्षा शास्त्र, विश्लेषण और विषय वस्तु, और यहाँ पे ये आ जाता है शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण। अब इसके बाद जो हमारा आता है एनालिसिस, इसको हम वन पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं बस, वो एक इसका भाग होता है, और वो क्या है, भागों में विभाजन, डिवीजन इनटू पार्ट्स, डिवीजन इनटू पार्ट्स, भागों में विभाजन। और कंटेंट हमारा होता है ग्रुप ऑफ इंटर रिलेटेड टॉपिक्स, ग्रुप ऑफ इंटर रिलेटेड टॉपिक्स, ये हमारा कंटेंट आ जाता है। उसके बाद जो हमारा पेडागोजी है, ये इसके अंदर आता है आर्ट और साइंस, आर्ट्स और साइंस इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हम इसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, किसको, पेडागोजी को। एक आ जाता है हमारा आर्ट, एक आ जाता है हमारा साइंस, और एक आ जाता है हमारा टीचिंग। इससे आपको बड़ा क्लियर हो जाएगा ये टीचिंग। उसके बाद आर्ट का भी हमारा एक भाग होता है, और वो क्या है, हर चीज़ में, प्रत्येक चीज़ में कला देखना, ठीक है, सीइंग ब्यूटी इन एवरीथिंग, ठीक है, सीइंग ब्यूटी इन एवरीथिंग। और साइंस क्या है, सिस्टमेटिक स्टडी, सिस्टमेटिक स्टडी। और टीचिंग क्या है हमारी, सिस्टमेटिक एंड ऑर्डर्ड ordered set of actions, ये हमारा है। तो ये डायग्राम बन जाता है पैडागोजिकल एनालिसिस, 3 टाइप्स, पैडागोजी, एनालिसिस एंड कंटेंट। उसके बाद आर्ट एंड साइंस, आर्ट साइंस एंड टीचिंग, और सीइंग ब्यूटी इन एवरीथिंग, सिस्टमेटिक स्टडी साइंस, और टीचिंग सिस्टमेटिक एंड ऑर्डर्ड सेट ऑफ एक्शंस, एनालिसिस डिविजन्स इनटू पार्ट्स, और कंटेंट ग्रुप ऑफ इंटर रिलेटेड टॉपिक्स। नेक्स्ट, शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण की मुख्य विशेषताएं, मेन फीचर्स, ठीक है, विशेषताएं। इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या आता है हमारा, शिक्षण की प्रकृति, नेचर ऑफ टीचिंग, शिक्षण की प्रकृति क्या है, अभी हमने किया था, शिक्षण की प्रकृति आर्ट और साइंस, शिक्षण की प्रकृति है आर्ट और साइंस। शिक्षण के तत्व, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ टीचिंग, जैसे कंपोनेंट ऑफ टीचिंग क्या है, अध्यापक, विद्यार्थी, वस्तु, संचार, मूल्यांकन, उद्देश्य, ये इसमें आ जाते हैं तत्व में। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है तार्किक के साथ साथ व्यवहारिक, तार्किक के साथ साथ व्यवहारिक दृष्टिकोण।
लॉजिकल एज वेल एज एम्पिरिकल अप्रोच। अब इसमें क्या आता है, शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण तार्किक दृष्टिकोण के साथ साथ व्यवहारिक दृष्टिकोण भी रखते हैं। उसके बाद शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मेथड्स, शिक्षार्थी विश्लेषण में शिक्षण विधियों का प्रयोग भी करता है, टीचिंग मेथड। उसके बाद कलात्मक तथा सुहजात्मक मूल्य, आर्टिस्टिक एंड एस्थेटिक वैल्यूज। शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण के मूल्य कलात्मक और सुहाज्मक भी है। उसके बाद भावनाएं तथा अनुभूतियाँ, इमोशंस एंड फीलिंग्स। शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण में भावनाओं तथा अनुभूतियों की ओर भी ध्यान दिया जाता है। उसके बाद संचार समर्था, कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंसी। शिक्षण शास्त्रीय विश्लेषण द्वारा मीडिया तथा जनसंचार की संचार समर्था का भी अध्ययन किया जाता है। उसके बाद सामाजिक वातावरण की गतिविधियाँ, सामाजिक वातावरण की गतिविधियाँ, एक्टिविटीज़ फ्रॉम सोशल क्लाइमेट। शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण में सामाजिक वातावरण की क्रिया गतिविधियों को भी सम्मिलित किया जाता है। उसके बाद संख्यात्मक के साथ साथ गुणात्मक, संख्यात्मक के साथ साथ गुणात्मक मूल्यांकन, क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों मूल्यांकन साथ साथ किए जाते हैं। उसके बाद निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन। उसके बाद मौखिक और गैर मौखिक अंतःक्रियाएं, मौखिक और गैर मौखिक अंतःक्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं। उसके बाद अध्यापकों संबंधी मान्यता, अध्यापक संबंधी मान्यता, अजम्पशंस रिगार्डिंग टीचर्स। शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण का आधार इस मान्यता पर आधारित है कि कुछ लोग अनुवांशिक अध्यापक होते हैं, पर यद्यपि का आधार इस अन्य लोग प्रशिक्षण तथा तैयारी में भी अध्यापक बन सकते हैं। और लास्ट पॉइंट आ जाता है हमारा शिक्षार्थी हेतु सुझाव, शिक्षार्थी हेतु सुझाव। शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण शिक्षार्थी हेतु सहभागिता, वचनबद्धता, जवाबदेही, दायित्व, कर्तव्य और उत्तरदायित्व संबंधी सुझाव देता है। तो ये हमारे थी मेन फीचर्स और विशेषताएं, जो मतलब उसकी विशेषताएं शिक्षा शास्त्रीय, ठीक है, विश्लेषण की। उसके बाद इसमें आते हैं इसके चरण, सोपान। आप सोपान कह सकते हो, आप चरण कह सकते हो, आप स्टेप्स कह सकते हो, ठीक है। अब हमारे ये आ जाते हैं, अब इसके स्टेप्स को हम अगर देखें तो पहला आता है विषय सामग्री का विश्लेषण। विषय सामग्री का विश्लेषण, यूनिट एनालिसिस या कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट एनालिसिस में क्या आता है
कि जो मुख्य बात है, जो मुख्य आपका विषय है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर कक्षा के में विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करना। ठीक है, ये आता है विषय सामग्री को छोटे छोटे टुकड़ों में यूनिट वाइज, जैसे आपका पूरा सिलेबस है और पूरा सिलेबस भी आपका छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है, तो उसमें विद्यार्थी के सामने प्रस्तुत करना। और दूसरा आता है उद्देश्यों का गठन। ऑर्गेनाइजेशन या फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्यों का गठन। अब उद्देश्यों का गठन क्यों किया जाता है? विषय सामग्री के बाद अध्यापक यह समझता है कि जो हमारे व्यवहारात्मक शब्दावली में अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का गठन करे, यानी जो हमने पढ़ी है ना ब्लूम टैक्सोनॉमी, तो ब्लूम टैक्सोनॉमी में हमने क्या पढ़ा था? व्यवहारात्मक उद्देश्य। तो उन उद्देश्यों को संगठित करे, उन उद्देश्यों को प्रस्तुत करें। उसके बाद तीसरा पॉइंट हमारा आता है अधिगम अनुभव। अधिगम अनुभव या चुनाव विधि। ठीक है, लर्निंग एक्सपीरियंस एंड चूजन मेथड। इसमें क्या होता है? अनुदेशनात्मक उद्देश्य बना लिए। अनुदेशनात्मक उद्देश्यों को किस ढंग से प्राप्त करना है, तो अध्यापक क्या करेगा? उसके लिए अलग अलग तरीके अपनाएगा, तकनीकें अपनाएगा और सामग्री की सहायता से बच्चों को पढ़ा सकता है। उसके लिए वो क्या करेगा? समस्या समाधान विधि, प्रोजेक्ट मेथड या अन्य और भी जो मेथड है उनका चुनाव करेगा। ठीक है, और चौथा लास्ट हमारा पॉइंट होता है मूल्यांकन तकनीक। मूल्यांकन तकनीक, इवैल्यूएशन डिवाइस, यह शिक्षण विश्लेषण का अंतिम सोपान है। यह बताता है कि अध्यापक का शिक्षण कितना प्रभावशाली है। मूल्यांकन विद्यार्थी के व्यवहार में इच्छा अनुसार परिवर्तन है, यह विद्यार्थी के व्यक्तित्व का कुल योग है। ठीक है, तो ये हमारा बाद में बताता है कि हमने क्या किया, कितना कराया, कितना हुआ, तो ये कहलाता है। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इसमें किसी चीज़ का विश्लेषण कैसे करते हैं हम। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल कंटेंट एनालिसिस करेंगे हम अभी। कंटेंट एनालिसिस, अब कंटेंट एनालिसिस में हम मान लो एक टॉपिक रखता हूँ मैं आप लोगों के लिए, भारत का संविधान। ठीक है, अब इस टॉपिक का हमने क्या करना है? एनालिसिस करना है। ठीक है, वस्तु विश्लेषण करना है, कंटेंट एनालिसिस करना है। तो हम क्या करेंगे इसमें? सबसे पहले जो भारतीय संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसकी जो मुख्य धारणा है, ठीक है, मुख्य धारणा, मेन कंसेप्ट या मेजर कंसेप्ट, उसको देखेंगे। ठीक है, मेन कंसेप्ट या मेजर कंसेप्ट उसको देखेंगे। भारतीय संविधान, इसकी प्रस्तावना, मुख्य विश्लेषण और मौलिक कर्तव्य, यानी इसमें हम क्या करेंगे? उसका जो मेन है भाई, इसकी प्रस्तावना क्या है, इसका मुख्य विश्लेषण क्या है, इसके मौलिक कर्तव्य क्या है, तो वो चीज़ें देखेंगे। और उसको हम कैसे देखेंगे? हमारा एक छोटा सा पॉइंट होता है, या ए पॉइंट भी बना सकते हो आप इसको। ठीक है, ए माइनर कंसेप्ट, और माइनर कंसेप्ट में हम क्या रखेंगे? सूक्ष्म अवधारणा। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे लिख सकते हैं सूक्ष्म अवधारणा। और इसमें हमने क्या करना है? संविधान का अर्थ, किसी टॉपिक कोई भी ले सकते हो आप, तो सबसे पहले उसी का अर्थ देखेंगे, फिर महत्व व निर्माण। ठीक है, अब संविधान का अर्थ क्या है अगर हम देखें तो इसको आप लोग खुद भी पढ़ सकते हो, कहीं से देख के लिख भी सकते हो। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। राष्ट्र का संविधान कानूनी व महत्वपूर्ण दस्तावेज आलेख होता है। ठीक है, इसमें वे मौलिक नियम और कानून होते हैं जिसके अनुसार हम राष्ट्र या राज्य की सरकारें कार्य करती हैं। ठीक है, राष्ट्र की सरकारें या राज्य की सरकारें काम करती हैं। संविधान हमारे राष्ट्र का मौलिक और मूलभूत कानून है। किसी भी राष्ट्र का कानून इन चीज़ों पर निर्धारित होता है। किसी नागरिक के विभिन्न अधिकार, उसके कर्तव्य, विधानसभा, कार्यपालिका, न्यायपालिका, शक्तियाँ, सरकारें। ठीक है, तो ये हमने क्या किया? इसका अर्थ कर लिया।
उसके बाद इसका महत्व करो। अब महत्व में क्या है, संविधान हमारे राष्ट्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी सहायता से हम अपने राष्ट्र को उत्तम ढंग से संचालित कर सकते हैं और इसकी सहायता से हम अपने राष्ट्र के कानून और न्याय प्रणाली में विश्वास रख सकते हैं और समझ सकते हैं। महत्व आ गया। उसके बाद इसका निर्माण के बारे में। अब निर्माण क्या है भाई, भारत एक प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। वर्ष 1946 में ब्रिटिश संसद ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चेयरमैन बनाकर उसके अंतर्गत भारतीय संविधान के निर्माण हेतु एक संविधान सभा का गठित की और संविधान सभा आकार में विशाल थी, जिसमें 385 सदस्य थे। ध्यान रखना 385 सदस्य थे। इस सभा की प्रथम बैठक, पहली बैठक कब हुई थी, फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946। ठीक है, 9 दिसंबर 1946। और इस सभा की 8 मुख्य समितियां थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता वाली मसौदा ड्राफ्टिंग जो कमेटी थी, इस कमेटी द्वारा ड्राफ्ट संविधान को 26 जनवरी 1948 को प्रकाशित किया गया। प्रकाशित कब किया गया, 26 जनवरी 1948। संविधान सभा ने 21 नवंबर 1949 को संविधान का अधिनियमित किया और अपनाया। 21 नवंबर 1949। और यह जो संविधान है फिर 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। तो इस तरह से आपने किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी कंटेंट का, किसी भी टॉपिक का एनालिसिस करना है। सबसे पहले उसका अर्थ, फिर उसका महत्व और फिर उसका निर्माण, ऐसे लिख लेना है। ठीक है, लिखने के बाद फिर हम उसके देखेंगे उद्देश्य। आपने थोड़ा सा ये देखा होगा जो मैंने अभी आपको बताया था, इसके सोपान। तो इस सोपान के हिसाब से ही हम चलने वाले हैं। पहले विषय सामग्री का विश्लेषण किया हमने, फिर अब उद्देश्यों का गठन, फिर हम करेंगे उसकी चुनाव विधि और फिर करेंगे मूल्यांकन तकनीक। ठीक है, तो अभी उद्देश्य। अब उद्देश्य क्या है, संविधान के क्या उद्देश्य हैं, आप 4-5 उद्देश्य लिख सकते हो। क्या, नियमों का समूह। अब संविधान क्या है, नियमों का समूह ही तो है, नागरिकों के लिए नियमों का समूह है। ठीक है, उसके बाद क्या है, संवैधानिक कार्य संबंधी बताना। हमें संवैधानिक कार्य के बारे में बताता है भाई हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, संवैधानिक कार्य को बताता है। तिथि को बताता है, लागू होने की तिथि को बताना। ठीक है, लागू होने की तिथि को बताता है, बताना। ठीक है, अब हमें और क्या बताता है, संविधान के बारे में जितना आप निकाल सकते हो उसे। महत्व का विश्लेषण बताता है, हमारे अधिकारों के बारे में बताता है, हमें संविधान सभा के सदस्यों को याद रखने के बारे में बताता है। ठीक है, सदस्यों के बारे में, कर्तव्यों के बारे में। तो आप जितना मर्जी पॉइंट लिख सकते हो। तो ये हमारा ये बता रहा है। अब उसके बाद फिर हमारे क्या आते हैं, विधियाँ। अब चुनाव विधि, नेक्स्ट स्टेप आ गया ना हमारा, तीसरा स्टेप, चुनाव विधि। अब चुनाव विधि में हम किस तरीके से बच्चों को ये समझा सकते हैं, जो आपका टॉपिक है, कौन सी टॉपिक विधि ले सकते हो आप, कथावाचन ले सकते हो। ठीक है, कहानी सुना सकते हो, विचार विमर्श कर सकते हो, प्रश्नोत्तरी कर सकते हो, और भी अन्य बहुत सारी विधियाँ होंगी जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपने एनालिसिस करना है। उसके बाद मूल्यांकन आएगा, जो चौथा हमारा स्टेप है। अब एक बात देखो आप, जब हम कोई टॉपिक पढ़ाते हैं तो टॉपिक पढ़ाते हुए पहले हम उसका अर्थ बताएंगे, फिर उसकी महत्ता बता देते हैं, उसके उद्देश्य बता देते हैं। उसके बाद वो अध्यापक उसमें कोई ना कोई टीचिंग जो भी मेथड है वो यूज करता है। वो यूज करने के बाद फिर क्या करेगा, जो हमारे एग्ज़ाम होते हैं, मैं जो आजकल मान लो आपको करा रहा हूँ, तो ये मेरे को क्या क्या पता चलेगा भाई आप लोग कितना कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो मूल्यांकन के जरिए जब आपका एग्ज़ाम होएगा,
वो एग्जाम में तब आप कह सकते हो भाई हाँ सर ने ये टॉपिक ऐसे कराया था, सर ने ऐसे टॉपिक करा दिया था, ठीक है ना। तो मूल्यांकन आता है। अब मूल्यांकन में आप देखो पेपर कैसा आता है। पेपर के अंदर आपके क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप भी आते हैं, वन वर्ड वाले भी आते हैं, और जो हमारे ऐसे टाइप क्वेश्चन आते हैं वो भी आ जाते हैं, ठीक है। तो निबंधात्मक, तो मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन के अंदर हम पेपर का आ जाता है फिर हमारा, जैसे ऐसे टाइप, निबंधात्मक, ऐसे टाइप क्वेश्चंस, निबंधात्मक। अब निबंधात्मक में आप डाल दो संविधान से आपका क्या अभिप्राय है, उसके महत्व बताओ। संविधान कानूनों का एक समूह है, तर्क दें। संविधान निर्माण के प्रारंभिक प्रयास से गणतंत्र दिवस पर इसकी औपचारिक घोषणा तक भारतीय संविधान की उत्पत्ति ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में प्रकाश डालें। आप जो मर्जी बना सकते हो। दूसरा आप बना सकते हो क्वेश्चन, तो 2 या 3 क्वेश्चन तो इसमें डाल दोगे ना, 2 3 4, ठीक है। अब उसके बाद हमारा आ जाता है शॉर्ट टाइप। शॉर्ट टाइप, छोटे उत्तर वाले। संविधान क्या होता है, मसौदा समिति की भूमिका बताओ, ठीक है। तो ये इस तरीके से है। उसके बाद आता है हमारा वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप में फिर हमारे आते हैं कई तरह के क्वेश्चन, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव टाइप में भी कितने तरह के आते हैं, जैसे सही और गलत बारे, ट्रू और फॉल्स आते हैं ना। तो 2 या 3 क्वेश्चन आप ये बना सकते हो। उसके बाद आते हैं ओड मैन आउट टाइप क्वेश्चंस। ओड मैन आउट टाइप क्वेश्चंस। इसमें क्या होगा, 4 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन में जो ओड लगता है उसको आपने फाइंड आउट करना है। तीसरे फिलिंग द ब्लैंक्स। फोर्थ क्या आ सकते हैं हमारे, ये आप देख सकते हो, फिर भी मैं अब आपको बता ही देता हूँ, ठीक है। फोर्थ में हमारे अब क्या आते हैं, जैसे ये तो ओड वाला आ गया। उसके बाद हमारे आ जाते हैं वन वर्ड वाला आ गया, मिसमैच आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये पूरा का पूरा एक पेपर तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा इस तरह से आप किसी भी टॉपिक को उसका एनालिसिस आप लोग कर सकते हो। तो लास्ट में हमारा फिर निष्कर्ष आ जाता है, कंक्लूजन आ जाता है। और कंक्लूजन में हम फिर लिख देते हैं वो 2-4 लाइनों में, आपको सबको पता ही है भाई कंक्लूजन हम कैसे लिखते हैं, निष्कर्ष हमारा फिर क्या आ जाता है। तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा जो टॉपिक है उसका एनालिसिस हो जाता है। 4 पॉइंट हमारे मेन होते हैं। एक तो हमारा होता है भाई जो हमारा पहला टॉपिक आता है, ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ बता दिया था, विषय सामग्री का विश्लेषण। उसके बाद दूसरा आ जाता है भाई उस विषय सामग्री के उद्देश्य आपने क्या निर्धारित किए। तीसरा आ जाता है भाई उसमें उन उद्देश्यों को अपने विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए आपने कौन सी चुनाव विधि का उपयोग किया। और लास्ट आ जाता है मूल्यांकन तकनीक आप कौन सी अपनाओगे। तो ये आपके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग ये शायद आपके सभी टीचिंग सब्जेक्ट में है, ठीक है। तो इसको अच्छी तरीके से करना और चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना।